हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 21 से। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सेक्शन नंबर 20 तक कवर कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, जनरल एक्सप्लेनेशन का। ओके, तो बेरेक्ट अपना ओपन कर लीजिए सब। सेक्शन नंबर 21, सेक्शन नंबर 21 में बताया पब्लिक सर्वेंट, और सेक्शन नंबर 14 आपने देखा होगा, उसमें बता रखा है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब उसको देखते हैं एक बार। सेक्शन नंबर 14 को, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट denote any officer or servant continued appointed or employed in under India by under the authority of government। मतलब कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट वो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के अंडर, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए गए हैं, उनके अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट इसमें देखो थोड़ा डिफरेंस है। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन दे रखे। क्या क्या डिस्क्रिप्शन? पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये पब्लिक सर्वेंट है ना, ये इस इलस्ट्रेटिव नेचर की है। ये पूरी एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दे रखी इसमें कि आप पब्लिक सर्वेंट को पढ़ोगे और समझ जाओगे कि हाँ ये डेफिनेशन। आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, वो केस टू केस में आया है, जैसे कि 1985 के अप्रोक्स एमएलए जो थे उनको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया था, फिर बाद में उनको एमएलए को पब्लिक सर्वेंट माना गया। आपको ये इलस्ट्रेशन दे रखी है। ठीक है, और ये जो नीचे दे रखे हैं ना, इनको आप पढ़ोगे, उससे आप थोड़ा समझ जाओगे कि हाँ ये कैटेगरी में पब्लिक सर्वेंट आती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक सर्वेंट जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए गए हों वो व्यक्ति वो पब्लिक सर्वेंट है। कुछ ऑनरी वर्क से भी उनको हम जज कर सकते हैं कि हाँ ये पब्लिक सर्वेंट है। देखो, फर्स्ट तो इसका रिपील हो गया 1950 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड, एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के नेवल, मिलिट्री और जो ऑफिसर्स हैं नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स, इनकी कमीशन ऑफिसर को क्या माना गया है? पब्लिक सर्वेंट माना गया है सेकंड इसमें। एंड द थर्ड, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge whether by himself as a member of any body or persons any adjudicatory function, एवरी जज को पब्लिक सर्वेंट माना गया। Fourth, every officer of a court of justice, including a liquidator, receiver, or commissioner, whose duty it is such officer to investigate or report any on a matter of law or fact, or to make, authenticate, or keep any document, or to take charge of, dispose any property, or to execute any judicial process, or to administer an oath, any oath, or to interpret, or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duties। Means कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस से प्रीवियस डेफिनेशन में देखो, कोर्ट ऑफ जस्टिस है 20 में मैंने बताया था। अगर कोई इंडिविजुअल जज है वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ग्रुप ऑफ जजेस है, कोई बेंच बैठ रहे तब भी कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। इवन पंचायत के मेंबर जो है, जो रेगुलेशन 7 मद्रास 1816 में उस कोड में है, वो भी एज अ जज कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा उनको। ठीक है, तो इसमें बताया कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के बिहार पर जो लीगल प्रोसीडिंग में काम कर रहे हैं ना, जैसे आपने कोर्ट में जाओगे आप देखोगे कोई लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने, रिसीवर अपॉइंट कर लिया। ठीक है, जिनकी ड्यूटी है कोई इन्वेस्टिगेट करना किसी रिपोर्ट को, और कोई फैक्ट को, कोई लॉ के फैक्ट को, और ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट रखना, उसका चार्ज करना, डिस्पोज करना प्रॉपर्टी को। जो जुडिशियल प्रोसेस में या ओथ दिलवाने की, जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी ओथ को दिलवा रहे हैं कोई इंटरप्रिटेशन करने के लिए, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वो एज अ पब्लिक सर्वेंट ही माने जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ आ गया इसका, एवरी जूरीमैन, एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, वो भी जूरीमैन, एसेसर जो है वो भी पंचायत का मेंबर, ये भी एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बोले जाएंगे इनको। सिक्स्थ आ गया, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट फॉर एनी बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कंपिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। सिंपल बता रखा है कि कोई आर्बिट्रेटर वगैरह वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम कर रहा है, उनको डिसीजन और रिपोर्ट उनको दे रहा है। ठीक है, वही, लेकिन कंपिटेंट पब्लिक अथॉरिटी के अंडर रहता हूँ। सेवंथ बता रखा है, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ हिज इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप, कोई भी पर्सन, ठीक है, जो किसी पर्सन को कन्फाइन कर रहा है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि उसको कन्फाइन कर लो, ठीक है, उस तरह का वो ऑफिस होल्ड कर रखा है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। देखो, विच ही इज एम्पावर्ड बाय लॉ, अगर लॉ उसको एम्पावर्ड कर रहा है ना, तभी कि उस पर्सन को कन्फाइन कर लो, रख लो एक जगह, इस तरीके से वो हर व्यक्ति माना जाएगा एज अ पब्लिक सर्वेंट। ओके, एट्थ आ गया, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स ऑफ जस्टिस, वो सारे ऑफिसर्स गवर्नमेंट के जो ड्यूटी के टाइम पर कुछ ऑफेंस को रोक रहे हैं, ठीक है, वो भी पब्लिक सर्वेंट बन जाएंगे। और कोर्ट में वो उनको जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो ऑफेंडर है, उनको कोर्ट में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो भी पब्लिक सर्वेंट में माने जाएंगे।
और टू द पब्लिक, प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी और इनकन्वीनियंस, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में ही काउंट होंगे। 9th आगे, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और टू मेक एनी सर्वे असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, और टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर affecting the pecuniary interest, or to investigate or report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or keep any document relating to pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any government of any law for the protection of pecuniary interest of the government। Means that कि जो भी ऑफिसर इस तरह का कर रहा है ना, जिसकी ड्यूटी दी गई है कि वो किसी डॉक्यूमेंट को रख ले अपने पास, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को एक्सपेंड कर ले या प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर ले या कोई सर्वे कराने के लिए बोला गया है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करी गई है, किसी को एग्जीक्यूट कराना है कोई रिवेन्यू प्रोसेस को, मतलब कोई डॉक्यूमेंट को जो पिक्यूनियरी इंटरेस्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है, इस तरीके से गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में ही काउंट होगा। 10th देखो, आपने अभी तक पढ़ा होगा, ये इलस्ट्रेटिव नेचर की है, कोई मतलब ऐसे आप कह नहीं सकते, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे रखी कि आप पढ़ोगे पब्लिक सर्वेंट को आप बोलोगे अच्छा पब्लिक सर्वेंट इज अ पर्सन ये ऐसा नहीं है। ओके, 10th आ गया, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, और टू लिवाई एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेक्युलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर असिस्टिंग ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, वो भी सिंपल है। 11th आ गया, एवरी पर्सन होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ virtue which is empowered to prepare, publish, maintain और revise an electoral roll को जो कंडक्टर आ रहा है उस तरीके से पार्ट आ रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट है। 12th दे रखा है कि इन द सर्विस ऑफ पे ऑफ गवर्नमेंट और एमिनेटेड बाय फीस, गवर्नमेंट से पैसे ले रहा है और गवर्नमेंट उसे फीस दे रही है उस काम करने के लिए, ठीक है, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाएगा। इन द सर्विस ऑफ पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, और गवर्नमेंट ने जो स्टैब्लिश करी है वो लोकल अथॉरिटी, अगर वो भी रेमुनेशन या कोई पे कर रहा है ना वर्क को, तो उसके भी यहाँ पर जो काम कर रहा है वो पब्लिक, वो सर्वेंट माना जाएगा। या फिर कोई कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हो रही है जो सेंट्रल और प्रोविजनल और स्टेट एक्ट के तहत हो रही है, वही पर्सन एज अ पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। दैट्स इट। नीचे देखा है इलस्ट्रेशन इसकी, म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, म्युनिसिपल कमिश्नर जो है ना वो भी एज अ पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। इसी एक्सप्लेनेशन बंदे रखिए, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट्स वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक्सप्लेनेशन 1 को मार्क कर लो कि एक्सप्लेनेशन 1 में साफ साफ कह दिया है। देखो गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट जो था, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की, उसको सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट है ना वो उसको अपॉइंट कर रही है, रेमुनेट दे रही है, ठीक है, वो उनके पैनल के थ्रू अपॉइंट हो रहे हैं, तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट हो गए। लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन ने क्लियर कर दिया यहाँ की जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर रही है, गवर्नमेंट ने पैनल बनाया हो या अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो वो लिखा रखा है ना, इसको अंडरलाइन करो लास्ट में, गवर्नमेंट और नॉट। पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो भी ऊपर जितने हमने बात करें वो तो सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं। वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, अगर गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है या नहीं कर रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उन लेवल में काम कर रहे हैं तो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 2 आगे, वेयर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट ऑकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट व्हाट एवर लीगल डिटेक्ट देयर मे बी इन द राइट टू होल्ड द सिचुएशन। पब्लिक सर्वेंट मतलब एक आप आइडिया लगा लो ना कि हाँ देख कर कि ये बंदा पब्लिक सर्वेंट है, कि ये उस तरीके से काम कर रहा है जिसका जो उसका वर्क है ना उसका नेचर से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ एज अ पब्लिक सर्वेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ये इलेक्शन का ऐसे बता रखा है, एक्सप्लेनेशन 3 बता रखा है, द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव म्युनिसिपल और अथॉरिटी में जो भी आ रहे हैं वो भी एज अ पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। देखो स्टेट अमेंडमेंट्स नीचे आया, और स्टेट अमेंडमेंट्स ये है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 13 क्लॉज दे रखा है इसमें कि एवरी पर्सन एम्प्लॉयड और एंगेज बाय एनी पब्लिक बॉडी इन द कंडक्ट एंड सुपरविजन ऑफ एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड अंडर एनी लॉ। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द एक्सप्रेशन पब्लिक बॉडी में इंक्लूड कर रखा है ना यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन और अदर बॉडी जो स्टेबलाइज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई पब्लिक बॉडी इस तरीके से जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है ना तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना गया है, ठीक है। और लोकल अथॉरिटी को भी राजस्थान में बता रखा है कि वो भी पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 22, सेक्शन 22 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी। आप मूवेबल प्रॉपर्टी आप क्या सोचोगे, ये बुक है, पेन है, इसे मूवेबल प्रॉपर्टी क्योंकि ये मूव है, अचल संपत्ति जो चल सकती है, मतलब कि जिसको हम मूव कर सकते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिंपल दे रखा है इसमें। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंटेड टू इंक्लूड कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड है ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर तरह की कॉर्पोरेल
प्रॉपर्टी भी इंक्लूड है इस मूवेबल प्रॉपर्टी में। एक्सेप्ट यहाँ हमारी डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है। एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, मीन्स कि अगर सपोज कोई क्रॉप है, अब क्या बोलोगे, वो तो जो भाई लैंड से अटैच है, लेकिन उसका पर्पस देखा जाएगा ना, उस क्रॉप को उसमें खेत में थोड़ी खड़ी रहने दो, उसे काट के तो मूवेबल बना सकते हो, जब तक तो वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन उसका पर्पस क्या है, जैसे उसे काटा वो वहां से लेके गए, वो हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्री तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच है, लेकिन उसका जो टिम्बर हमने अगर वो ट्री इस तरह से लगा कि उसकी लकड़ी हम ले रहे हैं, ठीक है, टिम्बर उस पर्पज से, फर्नीचर पर्पज से हम उसे ट्री को हमने प्लांट करा है, तो वो टिम्बर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, क्रॉप्स मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएंगे। लेकिन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंट फास्टेंड, ये परमानेंटली फास्टेंड वाला वर्ड है ना, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, मीन्स कि आपको माउंटेन या फिर कुछ इस तरीके से है कि बिल्डिंग होगी, वो अटैच ही तो आप उठा थोड़ी सकते हो। और लैंड हो गया, अब देखो लैंड और सॉइल में ये है ना कि सॉइल मिट्टी तो उठा सकते हो, आप जमीन को थोड़ी उठा लोगे, आप बोलोगे नहीं आज से ये हिस्सा जो है मेरा, मैं इसे लेके घर जाऊंगा, नहीं, आप अगर चाहिए तो वहां से मिट्टी उठा सकते हो, ठीक है, लैंड नहीं है। या लैंड से जो भी इस तरह से अटैच है कि उसको अगर आपने अलग करा तो या फिर वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, वो उस पोजिशन में जो एक्यूरेट उसका शेप साइज है उस तरीके से आप नहीं मूव कर सकते, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। और मूवेबल प्रॉपर्टी जो आप ले जा सको उस जगह से। नेक्स्ट आता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, साथ साथ पढ़ते हैं इसका, और पीछे दे रखा है गेनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली। अब इसको आप कितना भी इलैबोरेट कर सकते हो। देखो रॉन्गफुल गेन, आप सोचोगे रॉन्गफुल गेन क्या हुआ, गेन मतलब कि लेना, ठीक है, प्रॉफिट गेन ही तो हुआ, और रॉन्गफुल लॉस किसको, लॉस होना। रॉन्गफुल मतलब गलत तरीके से किसी को लाभ हो रहा है और गलत तरीके से किसी को नुकसान हो रहा है, एज सिंपल। अब देखो रॉन्गफुल गेन इज द गेन बाय अनलॉफुल मीन्स। अब अनलॉफुल मीन्स कैसे, एक यार ये पेन है, आप इसके ओनर हो, तो मैं आपको दे रहा हूँ ये लॉफुल तरीके से, या फिर मैं साइन कर रहा हूँ, आप अमाउंट दे रहे हो, मैं इसको आपको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया लॉफुल तरीके से। आपको मैं सपोज करो मेरे पास ये पेन है, अब मुझे ये लग रहा है कि ये आपका पेन है, लेकिन मैं आपको नहीं दे रहा, उसे दे रहा हूँ, ठीक है, दूसरे को दे रहा हूँ, तो आपको तो ये रॉन्गफुल लॉस हो गया और उसको रॉन्गफुल गेन हो गया, क्योंकि आप एक्चुअल में ओनर आप थे। तो इस तरीके से मतलब किसी को अनलॉफुल तरीके से रॉन्गफुल गेन होना और लॉस होना, ये है, दोनों में अनलॉफुल मेंशन कर रखा है। देखो wrongful loss, देखो wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person loses it is legally entitled। जो लीगली एंटाइटल है किसी प्रॉपर्टी का, उसको वो चीज नहीं मिल रही है, ठीक है, उसका तो wrongful loss हो गया। सपोज करो हम 3% है और आप उसके ओनर हो इस पैन के, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ ये, और मैं इसको दे रहा हूँ अनलॉफुल तरीके से, ठीक है, तो आपको क्या हुआ, आपको तो रॉन्गफुल लॉस हुआ और इसको रॉन्गफुल गेन हुआ, क्योंकि वो हकदार नहीं था, उसको रॉन्गफुल गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से उसको गेन हुआ है उसको, लेकिन आपको लॉस हुआ है, ठीक है। रॉन्गफुल गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली का मतलब है उसको गेन जो हो रहा है वो रॉन्गफुली के तरीके से हो रहा है, आपको आप लॉसिंग आप किस वजह से, रॉन्गफुली के तरीके से आप लॉस कर रहे हो। A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person is wrongfully capable of property as well as when such person is wrongfully deprived of property। मतलब कि वही किसी को wrongfully तरीके से प्रॉपर्टी मिल रही है, तो wrongful तरीके से जैसे मिल रही है तो उसको तो wrongfully गेन हो गया, और जिसकी जा रही है wrongfully लॉस हो गया उसको, यही है लॉसिंग रॉन्गफुली। इन देखो जनरल एक्सप्लेनेशन का क्या है, ये आप जब आगे सेक्शंस पढ़ोगे या फिर कुछ इस तरह से केस आएंगे तो आप उसको इस तरीके से इनमें आप इंटरप्रिटेशन करोगे कि इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि देखो रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, मिसचीफ में देखोगे आप, मिसचीफ के सेक्शन पढ़ोगे 425, उसमें दिखाया जाएगा आपको रॉन्गफुल गेन हुआ है रॉन्गफुल लॉस हुआ है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली क्या होता है, ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, ठीक है, बेईमानी जिसे बोलते हैं। Whoever मतलब कोई भी डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन सेट टू। अब इसको क्या बोलेंगे, डिसऑनेस्टली तो बोलेंगे भाई मैं बेईमानी कर रहा हूँ, किसी को रॉन्गफुल तरीके से दे रहा हूँ और किसी को रॉन्गफुल लॉस कर रहा हूँ, किसी को रॉन्गफुल गेन कर रहा हूँ। जो एक्चुअल ओनर है रॉन्गफुल, जिसको लॉफुल गेन होना चाहिए उसको नहीं दे रहा हूँ मैं, दूसरे को दे रहा हूँ, तो उसको तो रॉन्गफुल लॉस हो गया, उसको रॉन्गफुल गेन हो गया, तो इसलिए क्या हुआ, ये डिसऑनेस्टली करी ना मैंने, ये चीज बता रखा है। इसके सेक्शन देखो 378 थेफ्ट में, आप डेफिनेशन थेफ्ट की पढ़ोगे 378 में, whoever intending to take dishonestly वहां पे लिख रहा होगा, ठीक है, dishonestly, तो ऐसे मर्ज करोगे, ऐसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन तो नहीं, केसेस आएंगे, जब आएंगे आप सेक्शंस आगे पढ़ोगे जब पता चलेगा अच्छा ये वर्ड यहाँ था, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा। जनरल एक्सप्लेनेशन रियली में तभी वर्क आती है, ठीक है। 378 हो गए, 403 हो गई और 411 सेक्शंस आर मेंशन डिसऑनेस्टली वर्ड,
ठीक है। सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली, अ पर्सन इज सेटल्ड टू अ थिंग फ्रॉडलेंटली इफ ही डज दैट विद डू फ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। मतलब कि फ्रॉडलेंटली क्या है, मगर फ्रॉड करने का इंटेंशन से, इंटेंशन देखो मस्ट है इसमें, ठीक है। उसका देखो लिखा है यहाँ पर, अ पर्सन टू सेट टू अ थिंग फ्रॉडलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। इसको अंडरलाइन कर लो, उसका इंटेंशन होना चाहिए डिफ्रॉड करने के लिए। सपोज करो ये आपके घर में मैं आया हूँ, मैंने पेन उठा लिया, मैं लिख रहा था, कुछ ध्यान नहीं रहा, बात हुआ तो मैंने पेन पॉकेट में रख के मैं चला गया, मेरा इंटेंशन नहीं था इसमें, लेकिन ठीक है, तो ये फ्रॉड थोड़ी हुआ है। फ्रॉड सपोज करो मैंने आपका पेन था, आप बाहर गए, मैंने उठा लिया, हालांकि ये थेफ्ट है, लेकिन इसमें भी इंक्लूड हो रहा है ना, फ्रॉड हो रहा है, या फिर मैं किसी को प्रॉपर्टी इस तरीके से सेल कर रहा हूँ, उसी को दे रहा हूँ जिससे कि फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, धोखाधड़ी हो रही है, हिंदी में इसे धोखाधड़ी कहते हैं। 206 से 210 तक के सेक्शन इसमें 464, 471, 496 पढ़ोगे। जैसे कि 496 क्या है, कोई मैरिज सेरेमनी है, आप सीन उस तरीके से क्रिएट कर रहे हो ताकि जो पार्टनर आपकी फीमेल जो है उसको ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में उसकी मैरिज हो रही है, लेकिन वो मैरिज नहीं हो रही, ऐसा आपने सीन क्रिएट कर लिया, तो ये फ्रॉड हुआ है ना उसके साथ, तो ये फ्रॉडलेंट है। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव क्या है कि आपको पूरा यकीन हो जाए, जैसे उस लेडी को यकीन हो जाए कि हाँ उसे रीजन टू बिलीव है कि ये उसकी एक्चुअल मैरिज है, लेकिन हो नहीं रही थी, वो फ्रॉडलेंट हो रही थी, ठीक है। अ पर्सन सेड टू हैव रीजन टू बिलीव टू अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर 411 आप पढ़ोगे सेक्शन तो उसमें लिखा जाएगा कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए, ठीक है, उसे रीजन टू बिलीव है ये काम करते हुए कि स्टोलन प्रॉपर्टी है 411, आप रिसीव कर रहे हो कोई स्टोलन प्रॉपर्टी, आपको पता है कि सपोज करो कोई रात के 1:30 बजे आ रहा है, कह रहा गौरव भाई ये मेरे को आईफोन, ये मेरे रख लो आईफोन, मेरे को यार पैसे की वो नहीं है, और हाफ रहा है उसके बिहेवियर से आपको जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। आप करो यार 2000 रुपये ले लो यार, मैं चला नहीं रहा आईफोन 14 प्रो, ले लो तुमसे 2000 में लो, 3000 में ले लो, चलो 2000 में ले लो, लेकिन आप उससे क्या करोगे भाई, रात को आ रहा है 12 साढ़े 12 बजे आ रहा है, हाफ तक वो आ रहा है, आईफोन 14 प्रो 2000 में क्या देगा, 2000 का चार्जर नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। आप तो आप लोग कहीं ना कहीं रीजन टू बिलीव है, आपको है बिलीव कि ये जो है स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो आप जब भी ले रहे हो तो ये सेक्शन 411 से आप पढ़ सकते हो रीजन टू बिलीव को, कि आपको पूरा विश्वास हो रहा है, ठीक है। सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजीशन ऑफ अ पर्सन वाइफ क्लर्क और सर्वेंट और अकाउंट ऑफ दैट पर्सन इफ इज एन पर्सन विद इन दिस कोड। सपोज करो मेरी वाइफ, वैसे है नहीं, सपोज करो मेरी वाइफ है, मैंने उसको दे दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स रख लो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप रख लो, कुछ भी मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स को दे दिया, मैंने क्लर्क को दे दिया, सर्वेंट को देख लिया, वो तो अपना कर रहे हैं ना, तो उनका माना जाए कि हाँ मैंने ही उनको दिया है और मुझे पूरी नॉलेज थी, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, वो लायबल नहीं है, मैं लायबल उस चीज के लिए। तो ये बता रखा है कि अगर पोजीशन वाइफ के, क्लर्क के, सर्वेंट के, तो उसमें माना जाएगा कि हाँ ये आपको उसकी नॉलेज थी, और वाइफ को बोलते हैं कि हाँ आपकी है ये प्रॉपर्टी, तो उनकी पास पोजीशन में है, तो माना जाएगा कि आपकी पास पोजीशन में, ठीक है, चाहे मैं घर का हूं नहीं हूं, मैंने अपनी वाइफ को बोलते कि रख लो, अपने क्लर्क को बोलते रख लो, तो उनके पास से बरामद होती है, तो लायबल कौन हूं, मैं हूं, क्योंकि उनके पास से तो समझ लो ऐसा माना जाएगा कि ये पोजीशन में मेरे ही है प्रॉपर्टी, दैट्स इट। क्योंकि वो जो वर्क कर रहे हैं ना क्लर्क, सर्वेंट और इवन वाइफ भी, तो वो एज ए एजेंट ही माना जाएगा उनको, ठीक है, हालांकि एजेंट नहीं है वाइफ, एक्चुअल पोजीशन में ही माना जाएगा, लेकिन वो एज ए वर्क कर रहे हैं उसकी तरह, ठीक है। सपोज करो अब ऐसा नहीं है कि कोई मैं उनको रेमुनेशन फिक्स कर रहा हूँ क्लर्क को, एजेंट को, वाइफ को, कि आप इसको रख लो, मैं इतने आपको 5 लाख रुपए दूंगा, ऐसे नहीं। मैंने सुबह सपोज करो कोई क्लर्क या सर्वेंट मैंने मॉर्निंग में रखा है, मैंने उसको पे कुछ दिया भी नहीं, रख दिया, लेकिन उसके पास पोजीशन को मैं रख कर चला गया, तो ऐसा माना जाएगा कि वो पोजीशन मेरा ही है उस प्रॉपर्टी में। Section 28 counterfeit. A person is said to counterfeit whose cause of one thing to resemble one thing, intending by means of that resemblance to practice deceptions or knowing to be likely that deceptions will thereby be practiced. Deceptions हो गया धोखाधड़ी करना, ठीक है। काउंटरफिट क्या होता है, काउंटरफिटिंग कॉइन सुना हुआ आपने, काउंटरफिट मतलब कि रिसेम्बलेंस, आप सपोज करो देखोगे किसी ब्रांड का नेम का आप ले लो, नाइकी ले लो, सपोज करो पूरा सिग्नेचर इस ऐसे की जगह इस तरीके से बना रहे हो, ऊपर से ऐसे बना रहे हो, उल्टा बना रहे हो, लेकिन ऐसा हुबहू ऐसा लग रहा है कि कॉमन मैन अगर चाह रहा है जल्दी से नाइकी लेने, तो वो उसको ले लेगा कि ओरिजिनल समझ के ले लेगा कि भाई ओरिजिनल सा लग रहा है, ठीक है। कॉइन में भी अक्सर ऐसा करते हैं कि देखा होगा आपने, देखा होगा 10 का सिक्का था, वो काफी बीच में बैन हुआ था, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। 10 जो सनरेज थी, सनरेज बोल सकते हैं उनको, 10 की जगह 15 थी, ऊपर 10 लिखा है वो 15, तो 15 वाला फेक थे, वो काउंटरफिटिंग कॉइन में आ गया, ठीक है। एक्चुअल में 10 ही होनी चाहिए वो रेज जो थी, और आप चेक भी करना इसको तो 10 ही मिलेंगी, लेकिन किसी किसी में 15 मिल जाती है, तो वो काउंटरफिटिंग कॉइन है, ठीक है। काफी इसको सीरियस लिया जाता है काउंटरफिटिंग कॉइन को इंडिया में। हाँ मतलब
अब जरूरी नहीं है कि आपका, देखो इसमें इंटेंशन बहुत बड़ा मैटर करता है काउंटरफिट में। आप इंटेंशन कैसे, सपोज करो मेरे पास मशीन रखी गई है करेंसी काउंटरफिटिंग करने के लिए। एक्चुअल मैंने भाई 2000 के नोट पब्लिश करना है, बिल्कुल सेम मैंने बिल्कुल बिल्कुल को कह नहीं सकते एक बार देखने में कि हाँ ये काउंटरफिट है, असली नहीं है। और मैं भाई छाप रहा हूँ उस पर्पज से, और मैं धोखाधड़ी कर रहा हूँ पेट्रोल पंप पे जाकर, कहीं बैंक में जाकर धोखाधड़ी कर रहा हूँ, अपने डिपॉजिट करा रहा हूँ फेक नोट को। ओके, तो वो काउंटरफिटिंग है कि वो मेरा इंटेंशन साफ साफ झलक रहा है कि मेरा प्रॉफिट, रॉन्गफुल प्रॉफिट अर्न करने का मेरा ये इंटेंशन है। अब सपोज करो आपने देखा होगा कुछ कुछ नोट्स ऐसे मिलेंगे आपको, चिल्ड्रन बैंक लिखा होगा नोट ऊपर, और पिंक पिंक से, ठीक है, तो 1000 के नोट देखो बिल्कुल प्लास्टिक से लगे, पिन्नी टाइप लगी, तो उन्हें तो बच्चा भी देख लेगा नकली है। मैं अपने रिसेंटली अपने भांजे को दे रहा था, तो वो कह रहा है मामा नकली पकड़ा रहे हो तो इवन आप देख कर बता सकते हो कि हाँ ये नकली है, तो वो काउंटरफिटिंग में नहीं आएगा। इसमें भी इंटेंशन बहुत जरूरी है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए कि वो आप जो, अब जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेम हो। अब सपोज करो मैंने जो काउंटरफिटिंग कॉइन जो मैंने करेंसी छापी है, ठीक है, अगर वो नहीं कि उसका रिसेम्बलेंस बिल्कुल एक्चुअल से मिल रहा हो, वो नहीं, लेकिन इंटेंशन उसका हमारा ये निकल रहा है कि हमारा उसका इंटेंशन फ्रॉड करने का ही है, ठीक है, डिसेप्शन करने का है, तो हम उसको ऐसे बोलेंगे ये काउंटर फिटिंग हुआ है। ठीक है, इंटेंशन मैटर करता है इसमें। एक्सप्लेनेशन बता रखे देखो, इट इज नॉट एसेंशियल, इसको अंडरलाइन कर लो, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटर फिटिंग दैट एनी इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट होना जरूरी है। मैंने बताया ना कि जो आप करेंसी सपोज करो ले रहे हो, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हो ऐसे करेंसी का, इसमें नहीं है काउंटरफिट में, तो किसी भी चीज को कर सकते हो, आप दिखा रहे हो इस तरीके की ये एक्चुअल है, लेकिन वो एग्जैक्ट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिमिलर भी मैच कर रहा था कि जो जनरल पब्लिक है वो समझ जाए कि हाँ यही ओरिजिनल है, तो वो काउंटरफिट में आएगा। Explanation second, when a person cause one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं मेरा इंटेंशन नहीं था इसमें, ठीक है, वरना कोर्ट ये प्रेज्यूम करके चलेगी हाँ आपने ही करा है तो, और सिमिलर लग रहा है, हम आदमी इससे धोखा ही खाएगा, तो आपका इंटेंशन है इसमें, ठीक है, मान लिया जाएगा। That the person is causing that one thing to resemble the other thing intended that means of the resemblance to practice deceptions or need to be like the deceptions would there be practice। okay, next होता है सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट आप क्या समझोगे? डॉक्यूमेंट देखो, कॉन्ट्रैक्ट में कोई साइन करा, ठीक है, हमने किया, आपसे मैंने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 11 महीने के लिए मैंने आपसे लीज पर ले लिया है रूम। ओके, अब वो पेपर है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने ड्राफ्ट कराया वो है क्या? वो डॉक्यूमेंट ही तो है एक तरीके से, तो वो डॉक्यूमेंट बता रखा है इसमें। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर, कुछ पे उस पर कुछ भी मैटर लिख रहा हो, एक्सप्रेस या डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस, के सब्सटेंस को एक्सप्रेस कर रखो या लिख रखा हो, ठीक है, किस तरीके से लेटर और फिगर बना रखे हो, मार्क्स कर रखे हैं, और मोर देन एनी ऑफ दोस मीन्स, किसी और तरीके से भी इस पर मेंशन कर रखा है। इंटेंशन टू बी यूज, इंटेंडेड टू बी यूज, और विच में बी यूज एज एविडेंस ऑफ द दैट मैटर, वो आपका एविडेंस हो जाएगा ना। सपोज करो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे उसमें मेंशन कर दिया वो डॉक्यूमेंट, अब वो क्या है, उसका इंटेंशन क्या है कि हाँ मैंने आपसे ये खरीदा है, लीज पर लिया है, ठीक है, तो ये उसका इंटेंशन एज एविडेंस काउंट होगा ना। बाद में अगर वो कहेंगे नहीं खाली करो कहेंगे, आप दिखाओगे देखो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा इंटेंशन इसमें शो कर रहा है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है एज एविडेंस ट्रीट हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट में काउंट होगा। अब ऐसे नहीं मैं रफ पेपर पे ले रहा हूँ, सिग्नेचर कर रहा हूँ, मैं पेज रख रहा हूँ, कहूंगा ये डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट थोड़ी है। तो इस तरीके से नहीं कि वो एज एविडेंस कहाँ प्रूफ करो, उसको टेढ़ा मेरा सिग्नेचर कर रखा है मैंने रफ पेपर पे, और उसमें मैंने कोटेशन लिख रखे हैं, कुछ भी लिख रखा है, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन बंदे रखा है, इट इज इमेटेरियल बाय व्हाट मींस और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स फिगर्स और मार्क्स आर फाउंड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी कॉज इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। मीन्स कि वो इमेटेरियल है, जो भी सब्सटेंस अगर लेटर फिगर और मार्क्स आपने लिख रखे हैं, अगर वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर, अगर वो इंटेंशन से है, वो एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं, और मे बी इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। Illustration is very important. Writing expression in terms of contract which we use as evidence of the contract as a document, जो मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट वाला वो डॉक्यूमेंट एज अ मान जाएगा। चेक अपॉन अ बैंकर, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है डॉक्यूमेंट, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी एज अ डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगर कोई मैप है, प्लान है, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज और विच मतलब कि कोई मैंने नक्शा पास कर दिया कि हाँ ये घर इतना प्लॉटिंग हुई है, इसका नक्शा ये है, तो वो भी एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट होगा, ठीक है। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन एज ए डॉक्यूमेंट, अगर कोई मैंने राइटिंग में लिख दिया कि डायरेक्शन या कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ किसी तरीके के लिए, तो उस पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो वो भी एज ए डॉक्यूमेंट में काउंट होगा। एक्सप्लेनेशन टू आती है इसकी, व्हाटएवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ लेटर्स फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय द मर्केंटाइल और अदर यूसेज शैल बी डीम्ड टू बी एक्सप्रेस्ड बाय सच लेटर्स फिगर्स और मार्क्स इन सेक्शन ऑफ द हियर सेम मैन और वो चीज है।
29A इज वेरी, ये अमेंडमेंट हुआ था इसमें 29A। Electronic record. The word electronic record shall have the meanings assigned to them in clause 3 of subsection L of section 2 of the IT Act से लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड IT एक्ट जो 2000 है उसमें ये इंसर्ट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पता रखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो कोई रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। वैसे डिफाइन नहीं कर रखा है इसमें, सिर्फ इतना बता रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ बस। सेक्शन 30 काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये सेक्शन 30 हम लास्ट करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी। Section 30 valuable security. The words valuable security denotes a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has a certain legal right. मतलब क्या valuable security कैसे बोलोगे? अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिस पर मैं सेल कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज करने के लिए बोल रहा हूँ और किससे मेरा लीगल राइट क्रिएट हो रहा है या फिर मेरी लीगल राइट का एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, या किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रखा हूँ, किसी चीज को रिलीज कर रहा हूँ, कोई ऑर्डर दे रखा है मैंने कि ये रिलीज होना है, ठीक है, और वो एज ए डॉक्यूमेंट काउंट होगा, क्योंकि वो एविडेंस है तो एज ए डॉक्यूमेंट काउंट होगा। और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्योंकि उससे लीगल राइट ही तो हो रहा है, इससे कोई क्रिएट हो रहा है, कोई रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उस चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उस सामने वाले पर्सन को जो एक्नॉलेज कर रहा है उससे वो अंडर लीगल लायबिलिटी के अंदर है, ठीक है, तो और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, उस पर पूरा लीगल राइट भी नहीं है, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगी ना। सपोज करो कोई लोन ले रहा है, ठीक है, आपने घर के कागज रख दिए वहां पर, तो जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं आपने, ठीक है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, बैंकर के पास जो है, बैंक के पास वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी में ही काउंट होंगे, क्योंकि उस पर आपका लीगल राइट है, ठीक है, उससे आप लीगल राइट ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, जो भी है आपका वो एक लीगल राइट है, वो एक आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। देखो इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एज इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू बिल ऑफ एनी पर्सन टू एनी पर्संस द लॉफुल ऑर्डर ऑफ इट एंडोर्समेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज पे अगर राइट अपना नाम लिख देता हूँ तो वो भी एज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी में काउंट होगा। देखो हमने आज की वीडियो में जाना 21 पब्लिक सर्वेंट हो गया, 22 मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, 23 रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस हो गया, 24 डिसऑनेस्टली हो गया, 25 फ्रॉडलेंटली हो गया, 26 रीजन टू बिलीव हो गया, 27 पोजीशन इन क्लर्क और सर्वेंट और वाइफ में आ जाएगा, 28 में आएगा काउंटरफिट, 28 में काउंटरफिट, 29 में डॉक्यूमेंट एंड 29 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो मैंने अब तक 30 सेक्शंस तक सारे के सारे स्टार्टिंग से आईपीसी से हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 31 से स्टार्ट करेंगे, 52A तक है जनरल एक्सप्लेनेशन हमारे, तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसको कवर कर लूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। मैंने सोचा है कि इतने इसको सारे के सारा नहीं कंप्लीट करा जाए, जो इम्पोर्टेंट है उसको करा जाए, देखते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।